नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो से हम एक नई श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं और ये नई श्रृंखला होगी इकोनॉमिक्स के लिए। जो बुक हम पढ़ने वाले हैं वो है रमेश सिंह, और इसका ये 15th एडिशन यानी 15वां संस्करण है जो नया अभी आया है बाज़ार में। देखिए, अध्याय संख्या 1 से हम शुरू कर रहे हैं। परिचय। वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित, वितरित और उपभोग की जाती हैं, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। चूंकि संसाधन हमेशा ही कम होते हैं, इसलिए ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने 1935 में इसे कमी का विज्ञान कहा था। इस अध्याय में परिचय पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी का। क्या होती है इकोनॉमी और किस तरह से इकोनॉमी संचालित होती हैं। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। निराशाजनक विज्ञान से कहीं अधिक। इसके बाद समझेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, फिर समझेंगे व्यष्टि एवं समष्टि, फिर समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, फिर समझेंगे आर्थिक प्रणालियाँ, फिर समझेंगे वॉशिंगटन सहमति, फिर समझेंगे बीजिंग सहमति, फिर समझेंगे हम सैटी यागो सहमति, फिर समझेंगे राष्ट्रीय आय, फिर समझेंगे जीवीए एवं जीडीपी में तुलना, फिर समझेंगे निश्चित आधार एवं श्रृंखला आधारित विधियाँ, फिर समझेंगे आर्थिक सांख्यिकी की स्थायी समिति, और फिर समझेंगे 2022-23 के लिए आय के अनुमान। तो ये है हमारी इकोनॉमी का जो पहला टॉपिक है वो है निराशाजनक विज्ञान से कहीं अधिक। अर्थशास्त्र को एक निराशाजनक, दारुण यानी कि डिप्रेसिंग एवं तुच्छ यानी पूर्व विज्ञान भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसकी आम आदमी की समझ के परे एवं एक पहेली कहकर भी तब आलोचना की गई है। इतना ही नहीं, इसे एक असफल विज्ञान यानी फेल्ड साइंस भी कहा गया है, विशेषकर तब जब ये वर्ष 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट की भविष्यवाणी नहीं कर सका। इसके बावजूद भी हम इसे नकार नहीं सकते कि अर्थशास्त्र ने विश्व को मानव के लिए बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र की समझ। अर्थशास्त्र और तथा इसकी बारीकियों को समझना एक चुनौती भरा कार्य है, विशेषकर उनके लिए यह और कठिन है जिनके पास इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिनके पास इस विषय की पृष्ठभूमि है, विश्वविद्यालय शिक्षित, उन्हें इसे समझने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि उनकी समस्या की प्रकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। वे जितना अर्थशास्त्र जानते हैं उससे कम समझते हैं। आमतौर पर इस वर्ग के पास अर्थशास्त्र के व्यावहारिक आयाम यानी कि एप्लीकेटरी डायमेंशन की जो समझ होती है वो कम होती है। आज जब हर जगह अर्थशास्त्र के उपयोग यानी एप्लीकेशन पर बल हैं, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थशास्त्र को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, अपितु इसे जीवन में उपयोग में लाने की आवश्यकता है और इसके लिए एक मौलिक समझ की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र को दोनों ही श्रेणियों के पाठकों के लिए आसान बनाना इस पुस्तक के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य रहा है। हालांकि यह कार्य मूलतः 2 कारणों से आसान नहीं रहा है। पहला यह है कि सरलीकरण की प्रक्रिया में अवधारणाओं की आत्मा कायम रहे, और दूसरा यह कि पाठकों को समसामयिक मुद्दों से अवगत कराया जाए। तो ये 2 मुद्दे जो हैं, मतलब एक तो उसकी मूल परिभाषा जो है, उसकी आत्मा में जो परिभाषा की जो आत्मा है वो कायम रहे, और उसी शब्दों में परिभाषा समझाना आसान करते हुए कैसे समझाएंगे, ये कठिन कार्य है। और दूसरा समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड रखें। इस पुस्तक का लेखन कार्य काफ़ी सरल हो जाता है अगर अर्थशास्त्र का सरलीकरण इसका उद्देश्य नहीं होता। यही कारण है कि संपूर्ण पुस्तक में आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण के नीचे अर्थशास्त्र की एक सैद्धांतिक धारा का प्रभाव बना गया है। अर्थशास्त्र की सैद्धांतिक समझ के बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था को जाना तो जा सकता है, लेकिन उसे समझा नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र भारत की अर्थव्यवस्था की बेहतर एवं सटीक समझ के लिए पाठकों को पुस्तक के पाद लेखों यानी फुट नोट्स एवं अंतिम अध्याय शब्द संग्रह यानी ग्लोसरी जो है उसको बेहतर ढंग से पढ़ना रहेगा। सबसे पहले डिफाइनिंग इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की परिभाषा। आसान शब्द में कहें तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। एक कार्यकारी परिभाषा ये है।
मानविकी के विषय आपस में जटिल रूप से अंतः संबंधित हैं क्योंकि इनके अध्ययन की विषय वस्तु मानव की अन्यान्य गतिविधियां हैं। यही कारण है कि मानविकी के अध्ययन के लिए अंतर्वैषयिक दृष्टिकोण को उचित माना जाता है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या है? साधारण तौर पर कहें तो मानव की हर गतिविधि जिसमें मुद्रा सम्मिलित है आर्थिक गतिविधि हैं, और जहां मुद्रा का प्रवेश होता है वहां आर्थिक प्रयोजन यानी मोटिव भी आता है। जो लाभ अर्जित करना होता है, उदाहरण के लिए नौकरी देना, नौकरी प्राप्त करना, किसी चीज़ का बेचा और ख़रीदा जाना, कोई व्यवसाय करना इत्यादि सभी आर्थिक गतिविधियां हैं। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के बारे में अभी भी कुछ पेचीदगी हैं। धर्मस्थलों पर हमारा जाना निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधि नहीं है, लेकिन वहाँ भिक्षुओं को धन देना या पूजन स्थलों पर रुपए या सिक्के चढ़ाना या फिर धार्मिक चंदा देना कैसी गतिविधियाँ हैं? क्या हम इन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कह सकते हैं? कहना कठिन लगता है। यहाँ धार्मिक स्थलों पर की गई प्रार्थना से लेकर अंत तक सभी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। वैसे अर्थशास्त्र को परिभाषित करना इतना आसान नहीं रहा है जितना यहाँ दर्शाया गया है, बल्कि किसी भी विषय की परिभाषा सरल नहीं है। अर्थशास्त्र की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली एवं लोकप्रिय परिभाषाएं संसाधनों के उपयोग और उनके वितरण के परिप्रेक्ष्य में हैं। इसकी परिभाषा से जुड़े तकनीकी पहलुओं को हम नीचे दी गई काफ़ी लोकप्रिय परिभाषाओं से समझ सकते हैं। देखिए, एक परिभाषा है, अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण का अध्ययन करता है। ये परिभाषा जो है वो P.A. सैमुअल्सन और W.D. नोरदास इन्होंने दी है। ठीक है। और इसके अलावा एक परिभाषा है, व्यक्ति फर्म सरकारों एवं अन्य संगठनों द्वारा किए गए चयनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे तय होता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। ये परिभाषा जो है वो J.E. स्टिग्लिट्ज़ और C.E. वॉस इनके द्वारा दी गई हैं। एक परिभाषा है, समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। संभवतः सबसे प्रचलित, संक्षिप्त एवं आकर्षक परिभाषा है। क्या है? समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। ये परिभाषा M. बिशप के द्वारा दी गई है। ठीक है। आर्थिक विश्लेषण में जहाँ माइक्रो का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू अप है, वहीं मैक्रो का ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण होता है। माइक्रो का मतलब क्या है? नीचे से यानी सूक्ष्मता से ऊपर की ओर बढ़ना, तो इसलिए शुरुआत सूक्ष्मता से हो रही तो नाम पड़ गया माइक्रो। ठीक। मैक्रो यानी ऊपर मोटे मोटे स्तर से नीचे की तरफ सूक्ष्मता की ओर जाना मैक्रो कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पहले में जहाँ उपभोक्ताओं की आय एवं उनकी खरीदारी की चर्चा होती है, वहीं दूसरे यानी मैक्रो में मुद्रास्फीति एवं आर्थिक वृद्धि की गतिजता का अध्ययन किया जाता है। वैसे ये दोनों शाखाएं अलग दिखती हैं, लेकिन ये दूसरे पर निर्भर हैं एवं एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि इनके अध्ययन के मुद्दों में काफ़ी अधिव्यापन यानी ओवरलैप पाया जाता है। तो यहाँ पर एक तो है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो दृष्टिकोण जो है नीचे से ऊपर की ओर जाने का है अध्ययन। माइक्रो आर्थिक विश्लेषण में जहाँ माइक्रो का दृष्टिकोण जो है नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर माइक्रो आर्थिक विश्लेषण का माइक्रो तौर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ताओं की आय एवं उनके खरीदारी की चर्चा होती है। उपभोक्ताओं की आय और खरीदारी ये होती है माइक्रो। मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि की गतिजता का अध्ययन होता है, उसको माइक्रो की जगह मैक्रो कहेंगे। ठीक है। मैक्रो का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले हम मुद्रास्फीति की इन बारे से बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करेंगे और फिर सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, फिर आर्थिक आय पे आएंगे, फिर जाकर के व्यक्ति की खरीदारी और इससे सारी चीज़ों की बातें हो पाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो मैक्रो प्रभाव, तो कच्चे माल के मूल्य बढ़ेंगे और अंततः उपभोक्ताओं के खरीद पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, यानी माइक्रो प्रभाव। तो मैक्रो प्रभाव क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई
ठीक। और माइक्रो प्रभाव क्या है कि इससे मूल्य भी अधिक चुकाना पड़ा, तो ये माइक्रो प्रभाव है। तो जहाँ माइक्रो सिद्धांत का उद्भव मूल्यों के निर्धारण से हुआ है, वहीं मैक्रो का उद्भव प्रयोग सिद्ध अवलोकन से हुआ है। तो मूल्यों के निर्धारण से माइक्रो यानी सिद्धांत जो बनते हैं वो है माइक्रो, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, वो हो गया माइक्रो। नहीं, मैं मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब तो ये है कि कच्चे माल के मूल्य बढ़ेंगे, ठीक। जैसे देख मैं आपको बताता हूँ माइक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो का मतलब कच्चे माल के मूल्य बढ़ने से अधिक खर्च, मतलब हम व्यक्ति की आय और ख़रीद की बात करते हैं तो ये माइक्रो प्रभाव है, ठीक है। अगर मुद्रास्फीति की, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे, तो फिर वो मैक्रो प्रभाव में गिना जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि उपभोक्ताओं को अपनी खरीद पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, ये माइक्रो प्रभाव है। अब माइक्रो का सिद्धांत जो है उद्भव मूल्यों के निर्धारण से हुआ है, मूल्य निर्धारण से, ठीक है। मैक्रो का उद्भव जो है प्रयोग सिद्ध अवलोकनों से हुआ है, प्रयोगों के द्वारा, अवलोकनों के द्वारा जो है मैक्रो सिद्धांत सामने आता है। माइक्रो वास्तविकता से जुड़ी हुई चीज़ है, मतलब जो चीज़ वास्तविकता से जुड़ी हुई, जो एक आम आदमी को भी समझ आ सकती हैं, वो माइक्रो इकॉनमी है, ठीक है, माइक्रो इकॉनमी है। जो एक अनपढ़ को भी समझ में आएगी वो माइक्रो है, और जो मतलब बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के समझ की उपज हैं वो होती है माइक्रो। और माइक्रो से ही मैक्रो लेवल पे प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सच है। अब देखिए जहाँ माइक्रो सिद्धांत का उद्भव मूल्यों के निर्धारण से होता है, वहीं मैक्रो का प्रयोग से अवलोकनों यानी कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से होता है, ठीक है, जिनका विश्लेषण विद्यमान सिद्धांतों से नहीं किया जा सकता। अब देखिए माइक्रो शाखा में जहाँ कोई प्रतियोगी स्कूल नहीं है, वहीं मैक्रो में हमें स्कूल मिलते हैं, जैसे न्यू कीनीसियन एवं न्यू क्लासिकल। वैसे तो 1980 के दशक के उत्तरार्ध से मैक्रो के विभिन्न स्कूलों में अंतर घटता चला गया है, मैक्रो के विभिन्न स्कूलों में अंतर घटता चला गया है। अर्थमिति यानी इकोनोमेट्री अर्थशास्त्र का व्यष्टि एवं समष्टि के अतिरिक्त तीसरा कोर क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा कोर क्षेत्र जो है वो है अर्थमिति। इस विधा में आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है। व्यष्टि एवं समष्टि प्रशाखाओं की उच्च व जटिल विवेचनाएं संभव नहीं होती अगर पिछली शताब्दी में अर्थमिति का इतना विकास नहीं हुआ होता। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप है। यह आर्थिक गतिविधियों का एक रोका हुआ चित्र है। देशों, कंपनियों एवं परिवारों सभी की आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं। देशों के संदर्भ में हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि की तरह उपयोग ले सकते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में समरूपता होने के बावजूद भी हम देशों की सामाजिक एवं आर्थिक विविधताओं के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं में भी विविधता देखते हैं। सिद्धांत एक जैसे होने के बावजूद भी विविधता हो सकती है। अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रक एवं प्रकार समझते हैं तो सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या हैं। तो इकोनॉमी कितने प्रकार की होती हैं, सेक्टर कौन कौन से हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतया 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है तथा क्षेत्रों की प्रधानता यानी कि डोमिनेंस के आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करने से जुड़ी चीज़ें जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण इत्यादि। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP
एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और कृषि कार्य, उत्खनन है, कच्चे माल का निष्कर्षण है, सभी प्राथमिक अर्थव्यवस्थाओं प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं। उत्खनन से जुड़ी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था जैसे कृषि अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल और इन सब से जुड़ी अर्थव्यवस्था को प्राथमिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां रखी जाती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है। यह था औद्योगिक क्षेत्र। इसका एक उप क्षेत्र विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र रहा है। जब द्वितीय क्षेत्र की किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इस द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आते हैं, सारी गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत की जाती हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र जो है, जैसे कच्चा माल लिया उसको प्रसंस्कृत करके प्रोडक्ट बनाने की चीज़ें जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र रहा है। और ये जो है अगर राष्ट्रीय आय जीवन यापन में कम से कम आधे हिस्से की हिस्सेदारी हो तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तीसरा सेक्टर है तृतीय क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर। सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है उन्हें तृतीय क्षेत्र में कहा जाता है। कच्चे माल का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक, कच्चे माल जो लेते हैं, ठीक। दूसरी अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था, ये सर्विस इकोनॉमी इसको हम कहते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इस तरह की सारी चीज़ें जो सर्विस दी जाती हैं ना, लोगों के जीवन यापन में कम से कम आधे का योगदान हो तो उससे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे चलकर विशेषज्ञों ने दो आर्थिक क्षेत्रों को चिन्हित किया। ये सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र है, जैसे चतुष्क एवं पंचक क्षेत्र। चतुष्क क्षेत्र क्या है? शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों को चतुष्क क्षेत्र में रखा जाता है, जिसे ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। पांचवा क्षेत्र है पंचक क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं क्विनरी सेक्टर, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर, एक तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, फिर उसके बाद यहाँ पर है क्वार्टरनरी सेक्टर और फिर है क्वीनरी सेक्टर। किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। अर्थव्यवस्था के शीर्ष निर्णयों से जुड़ी अर्थव्यवस्था जो है गतिविधियां जो हैं पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ज्ञान क्षेत्र को हम चतुष्क क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। चतुष्क क्षेत्र यानी चौथा क्षेत्र, उसको ज्ञान का क्षेत्र भी कहते हैं। और पंचक क्षेत्र जो है उसको नौकरशाही सहित निर्णायक लोग इसमें होते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जो कि निर्णयों से जुड़ी अर्थव्यवस्था होती हैं, गतिविधियां उसको पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उच्च नीति, निर्णायक लोग, नौकरशाही जो भी है वो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में संलग्न लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है और इन्हें किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। अब हम बात करते हैं वृद्धि के चरण यानी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि का अध्ययन करके वर्ष 1960 में डब्ल्यू रोस्तोव ने वृद्धि के चरणों से जुड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार अर्थव्यवस्थाएं अपने कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के निष्पादन द्वारा वृद्धि को 5 एक रेखीय चरणों यानी लीनियर स्टेजेस का अनुसरण करती हैं। हालांकि आने वाले वर्षों में विश्व के कई देश इस सिद्धांत के अपवाद बने। उदाहरण के तौर पर भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम में कृषक
अर्थव्यवस्था के बाद सीधे सेवा अर्थव्यवस्था का आधिपत्य आया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का उचित विस्तार नहीं हो पाया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के आधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया। देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें यानी जीडीपी में कृषि के आधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले कृषि क्षेत्र भारत में आधिपत्य जमाए रखी थी, लेकिन 1990 के आते आते सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसने पीछे छोड़ दिया और तब से इसकी हिस्सेदारी 50% से ऊपर बनी हुई है सेवा क्षेत्र की, जिसको हम तीसरा क्षेत्र कहते हैं। तीसरे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम। मानव जीवन कुछ चीज़ों, वस्तुओं और सेवाओं के इस्तेमाल उपयोग पर निर्भर हैं, जिनमें कुछ चीज़ों की एक विशेष मात्रा के उपयोग को उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल के लिए नितांत आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। आहार, जल, आवास, कपड़े इत्यादि लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति कैसे कराई जाए अर्थव्यवस्था की पहली चुनौती मानी जाती हैं। इस चुनौती के दो आयाम हैं। पहला इन चीज़ों के सृजन यानी प्रोडक्शन से, और दूसरा इन्हें लोगों तक पहुंचाने, वितरण, आपूर्ति का मामला इसमें शामिल है। तो इन चीज़ों के सृजन के लिए सृजनकारी, उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की स्थापना जरूरी है, जिसके लिए धन लगाने की आवश्यकता है, जिसे निवेश कहा जाता है। लेकिन ये निवेश किसके द्वारा और क्यों किया जाएगा? इस चुनौती के समाधान के क्रम में विश्व के अलग अलग आर्थिक गतिविधियों का उद्भव हुआ, जिन्हें अर्थव्यवस्था के संगठन का प्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के संगठन का प्रकार है। ठीक है, आर्थिक प्रणालियों की वैसे तो एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है, लेकिन मूलतः तीन प्रणालियों को मुख्यतः माना जाता है। इन पर संक्षिप्त विवरण और वस्तुपरक विवरण जो है नीचे दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। परंपरागत आर्थिक व्यवस्था से उद्भूत इसे हम पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली मानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का उद्भव स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1723 से 1790 की पुस्तक एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 से माना जाता है। एडम स्मिथ के प्रमुख विचारों का सारांश नीचे दिया गया है। जैसे समाज को जिन सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति होती हैं, उसके पीछे वे लोग या उपक्रम यानी फर्म हैं जो अपने निज स्वार्थ यानी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियां करते हैं। जिन चीज़ों के उपयोग पर समाज टिका है, वे चीज़ें किसी के निज स्वार्थ यानी सेल्फ इंटरेस्ट का अनायास यानी कि अनइंटेंटेड परिणाम है। एडम स्मिथ ने व्यक्तियों एवं उपक्रमों की स्वार्थी प्रेरणादायक कारक को अदृश्य यानी कि इनविजिबल हैंड कहा है। इस प्रकार उत्पादनकारी परिसंपत्तियों में कौन और क्यों धन लगाएगा यथा निवेश करेगा, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। उच्च स्तरीय समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति के लिए श्रम के विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत किसी एक कार्य को छोटे छोटे कई हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया से होने वाली विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलाइजेशन द्वारा न सिर्फ उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इससे उत्पादन की प्रक्रिया में विशुद्धता यानी कि प्रिसिशन एवं श्रम बल में गुणवत्ता आती है। अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए एक उचित वातावरण यथा बाजार का होना आवश्यक है, जो मांग एवं आपूर्ति जिन्हें बाजार की शक्तियाँ कहा जाता है पर आधारित होती हैं, पर आधारित हो। ठीक है, आवश्यक ये है आप इस पर आधारित हो। क्या बनाना यानी उत्पादन है, कितना बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है तथा बने हुए उत्पादों को किस मूल्य पर बेचना है, इन सारी बातों का निर्धारण इन्हीं शक्तियों के द्वारा होता है। अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक है, जो मांग एवं आपूर्ति पर आधारित हो। क्या बनाना है, कितना बनाना है, बने हुए उत्पादों को किस मूल्य पर बेचना है, इन सारी बातों का निर्धारण इन्हीं बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं। इस अर्थव्यवस्था की परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसेज फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस फ्रांसीसी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अकेला छोड़ देना।
जिसे विशेषज्ञों द्वारा अहस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। यहाँ अहस्तक्षेप को कई रूपों में परिभाषित किया गया है, जैसे सरकार की अर्थव्यवस्था में न्यून या किसी भूमिका का नहीं होना, सरकार किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं करे या नाम मात्र का करे। आर्थिक नियमन की अनुपस्थिति यानी क्योंकि ये कार्य बाजार में प्रतिस्पर्धा करेंगे, करों की अनुपस्थिति या न्यून कर लगाया जाना इत्यादि। एडम स्मिथ ने स्वयं आर्थिक प्रणाली को प्राकृतिक स्वच्छंदता की प्रणाली कहा। ठीक, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा जाता है। स्मिथ के इन विचारों ने आने वाले समय में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दिया, पूंजीवाद और मुक्त बाजार। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था हालांकि दोनों समान आर्थिक वातावरण यानी बाजार की शक्तियों पर ही टिकी हैं, इनके मध्य कुछ सूक्ष्म यानी कि सटल भिन्नताएं पाई जाती हैं। जहां पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का ध्यान संपदा यानी वेल्थ एवं उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है, वहीं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है का ध्यान संपदा के विनियमन एक्सचेंज पर होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यमों से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की अनुपस्थिति हो सकती है, लेकिन साथ ही निजी उत्पादकों को एकाधिकार यानी मोनोपोली प्राप्त होती हैं, जो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को रोकता है। साथ ही इसमें आय कर को न्यून स्तर पर रखा जाता है या कोई आय कर यानी टैक्स नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकारें नहीं बल्कि बाजार की शक्तियाँ नियमन करती हैं, जिस कारण इसमें प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश होती है। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसमें आय कर तो लगाया जाता है, किंतु उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनकी दरें निम्न रखी जाती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विश्व में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रयोग में लाया था वर्ष 1977 में, जहां से पूरे यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हुआ। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 1929 की महान मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन का उच्च संपन्नता हासिल की। मंदी के फलस्वरूप इन्हें अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस 1.5 शताब्दी में इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तरीय पूंजी निर्माण किया गया, लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ अधिकांश लोग गरीब बने रहे, बल्कि अमीरों और गरीबों के बीच का भारी अंतर आया था, जैसे आर्थिक असमानता काफ़ी बड़ी। ठीक, इस अवधि में या तो कर यानी विशेषकर आय कर नहीं लगाए गए, या अगर लगाए गए तो काफ़ी निम्न दरों पर लगाए गए। दूसरी तरफ सरकारें थीं, लेकिन वे कल्याणकारी वेलफेयर कार्यों में नाम मात्र के लिए संलग्न थीं। इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वतंत्रता एवं वातावरण में इस प्रणाली द्वारा व्यक्ति एवं उपक्रमों के स्तर पर अपार सफलता की संभावना उपलब्ध कराई गई। इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व क्या? लोकतांत्रिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के वातावरण में इस प्रणाली द्वारा व्यक्तिक एवं उपक्रमों के स्तर पर अपार सफलता की संभावना उपलब्ध कराई गई, जिससे अन्यान्य खोज एवं अनुसंधान को बल मिला। हालांकि ये 150 वर्ष से भी अधिक तक निर्बाध कार्य करती दिखी, तथापि इसकी अपनी सीमाएं थीं, जो एक ऋणात्मक पहलू माने जाते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार समझा जा सकते हैं। जैसे गरीबों या यूं कहें कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए इसमें कोई उपाय नहीं था। दूसरा, राष्ट्र यानी सरकार द्वारा नगण्य कल्याणकारी कार्य किया जाता था। तीसरा, वितरणकारी उपायों को लागू करने तथा प्रगामी यानी प्रोग्रेसिव कार्य प्रणाली को अपनाने, जिसके अंतर्गत उच्च आय वालों पर आय कर की उच्चतर दर लागू होने के बावजूद भी आर्थिक असमानता बढ़ती गई, क्योंकि आयकर की दर कम रही या व्यवसायों को आयकर में विभिन्न छूटें दी गई। विद्यमान आर्थिक सिद्धांतों द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को महान मंदी से बाहर आने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात विश्व में अर्थशास्त्र की समष्टि यानी कि मैक्रो शाखा का जन्म हुआ। इसके बाद में अर्थशास्त्र की जो समष्टि यानी मैक्रो शाखा है उसका जन्म हुआ, जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में रखा गया। कीन्स द्वारा इस नई शाखा के माध्यम से न
सिर्फ महान मंदी के आने के संभाव्य कारणों पर चर्चा की गई, बल्कि इससे उबरने के लिए एक नीतिक दृष्टिकोण भी सुझाया गया। संक्षेप में कीन्स ने अर्थव्यवस्थाओं को समस्या के समाधान के लिए उस समय की दूसरी औपचारिक आर्थिक प्रणाली यथा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ चरित्रों को अपनाने की सलाह दी। कीन्स की सलाहों को अपनाने के बाद इन अर्थव्यवस्थाओं को महान मंदी से बाहर आने में सफलता मिली और इस प्रकार व्यावहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हुआ। गैर बाजार अर्थव्यवस्था नॉन मार्केट इकोनॉमी। तत्कालीन तौर पर कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 में जो थे, इनके विचारों पर आधारित इस अर्थव्यवस्था को दो स्वरूपों पर प्रयोग किया गया, समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूप। जहां इसके समाजवादी यानी सोशलिस्ट मॉडल पूर्व सोवियत संघ में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य राष्ट्रीय सरकार का स्वामित्व था, वहीं इसके साम्यवादी यानी मॉडल यानी कि कम्युनिस्ट मॉडल की बात करें, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की मॉडल की बात करें तो कम्युनिस्ट मॉडल चीन में इसके स्वामित्व के अंतर्गत श्रम यानी लेबर भी आता था। इन्हें आने वाले समय में राज अर्थव्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना गया। इस अर्थव्यवस्था का उदय मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के रूप में हुआ, जो निम्न विचारों पर आधारित थी। देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग इसके समुदाय के स्वामित्व में हो सकता है, अर्थात इसमें सिर्फ राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगा। निजी व्यक्तियों या उपक्रमों यानी फर्म्स को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक वर्ग यानी बुर्जुआ द्वारा बहुसंख्यक वर्ग जो हैं उसको शोषण किया जाता है। बहुसंख्यक वर्ग को शोषण किया जाता है, ठीक है। मतलब बहुसंख्यक वर्ग का मतलब जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बिना पैसे का है, उस वर्ग का, बिना पैसे वाले उस वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग यानी जिनके पास स्वामित्व है, उस छोटे से वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है। आर्थिक असमानता बढ़ती हैं। इसके अलावा बाजार की अनुपस्थिति यानी मांग या आपूर्ति की शक्तियाँ कार्य नहीं करती। प्रतिस्पर्धा का विचार पूर्णतः अनुपस्थित था। नागरिकों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होगी, जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक योगदान करेंगे तथा बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त करेंगे। किस चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, लोगों तक वितरित कैसे करना है इत्यादि प्रश्नों का निर्णय सिर्फ राज्य करेगा। इस आर्थिक प्रणाली को सबसे पहले बोल्शेविकों ने पूर्व सोवियत संघ वर्ष 1919 में प्रयुक्त किया, जहां से इसका विस्तार अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों जिन्हें समाजवादी समूह के देश कहा जाता था में हुआ और साम्यवादी चीन में यह अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुआ और इस प्रकार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूपों का उद्भव हुआ। इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व सभी की बेहतरी के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध होने एवं निम्न गरीब जनसंख्या होने के बावजूद भी इस आर्थिक प्रणाली की कमियां सीमाएं थीं, जिन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार समझ जा सकते हैं। कैसे कमियां थी? पहली कमी ये थी कि सभी का कल्याण हालांकि एक बहुत अच्छा लक्ष्य था, किंतु इसमें संपत्ति के सृजन पर बल नहीं था, जिस कारण आने वाले समय में निवेश योग्य पूंजी की कमी महसूस की गई। दूसरा, चूँकि संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकताएं सरकार राज्य तय करती थी, अतः उनका इष्टतम उपयोग ऑप्टिमम उपयोग नहीं हो पाया। बाजार की शक्तियाँ संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में मदद करती हैं, जो यहाँ अनुपस्थित थीं और इसकी बर्बादी हुई। तीसरा, चूँकि इनकी राजनीतिक प्रणाली गैर राजनीतिक यानी तानाशाही थी, वहाँ अधिकार एवं स्वतंत्रता अनुपस्थित थे। बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा को शोषण से बचाने के उद्देश्य से कार्य करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को अंततः राज्य ही सबसे बड़ा शोषक बनकर उभरता है, जिससे आलोचकों द्वारा राज्य पूंजीवाद राज्य भी कहा जाता है। अंतर्निहित कमियों के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं का 1970 के दशक से ही आंतरिक क्षय होना प्रारंभ हो गया था। काफ़ी पहले 1950 के दशक के मध्य में पोलैंड के दार्शनिक ऑस्कर लेंज ने इन अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद, मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन सोवियत ब्लॉक एवं चीन दोनों द्वारा इसे सिरे से नकार दिया गया। अंततः 1980 के दशक में मध्य में
इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों को बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किया गया। इस प्रकार बाजार समाजवाद का आगमन हुआ। पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1980 के अंत में पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्ट जैसी जुड़वा नीतियों की घोषणा की गई, जिसमें पहली पुनर्संरचना यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग एवं दूसरी खुलेपन यानी कि ओपननेस को लक्षित करती थी। इनके अंतर्गत यहाँ समाजवादी लक्ष्यों को पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को शामिल किया गया है, जिससे पूर्वी यूरोप के अन्य देशों एवं स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ CIS द्वारा भी अपनाया गया। कुल मिलाकर यह समाजवादी अर्थव्यवस्था द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। इसी प्रकार 1980 के दशक के मध्य में चीन द्वारा खुला द्वार नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा करके बाजार समाजवाद को अपनाया गया। वैसे माना जाता है कि चीन द्वारा इस दिशा में तैयारी 1970 के दशक में ही प्रारंभ कर दी गई थी और 1980 तक उन्होंने पूर्ण रूप से खुला द्वार नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। ठीक, लेकिन वह मुखर यानी कि एक्सप्लिसिट रूप नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो विपरीत आर्थिक प्रणालियां एक वृत्त पर घूमती एक दूसरे के पास आ गई, जिनके द्वारा एक दूसरे को बेहतर तत्वों को प्रणालियों को शामिल किया गया और व्यावहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा बाजारवाद समाजवाद के नाम से अपनाया गया। वास्तव में बाजार एवं गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों के लक्ष्यों एवं तत्वों के मिश्रण से बनी थी, जिसमें निजी क्षेत्र एवं राज्य दोनों ही आर्थिक भूमिका निभाते हैं। इस घटना को विचारधारा का अंत यानी कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि इस प्रकार विश्व की दो प्रकार के आर्थिक विचारधाराओं की खाई जैसे पड़ती नजर आई। अंततः शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की समाप्ति हुई। शीत युद्ध को इस वैचारिक मतभेद का कारण माना गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव तभी हो गया जब महान मंदी के संकट से उबरने के लिए वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा गैर बाजार प्रणालियों के तत्वों को अपनाया गया था। यह समय था 1930 के दशक का पूर्वार्ध काल। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा जो है फ्रांस के द्वारा की गई वर्ष 1944-45 में, जब फ्रांस ने राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्य से ऐसी फ्रांस घोषणा की। इस आर्थिक प्रणाली को और दिग्बल मिला जब 1980 के दशक के मध्य से गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। बाजार समाजवाद के रूप में जाना गया। आर्थिक प्रणाली के आदर्श स्वरूप को प्रति वैश्विक सहमति बनाने की दिशा में आने वाले समय की विश्व बैंक की कुछ रिपोर्टों ने अहम भूमिका निभाई। विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप यानी स्टेट इंटरवेंशन को उचित बताया गया, जो कि राज्य हस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस के पक्ष धर रहे थे। लेकिन विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समय और उसकी प्राकृतिक सार्वभौमिक नहीं है। विश्व बैंक द्वारा पुनः कहा गया कि दोनों ही आर्थिक प्रणालियां यानी बाजार एवं गैर प्रणालियों में धनात्मक एवं ऋणात्मक पहलू हैं। विश्व बैंक द्वारा पुनः कहा गया है कि दोनों आर्थिक प्रणालियां बाजार एवं गैर बाजार में धनात्मक एवं ऋणात्मक पहलू हैं। अर्थशास्त्र का एक साधारण ज्ञान रखने वाला भी कह सकता है कि दोनों के मिश्रण से ही एक आदर्श आर्थिक प्रणाली बन सकती है। लेकिन किसी देश की आर्थिक प्रणाली में बाजार या गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों के किन तत्वों को अपनाना बेहतर होगा, ये उसकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। और इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियत मॉडल नहीं हो सकता, यानी फिक्स नहीं हो सकता हर देश के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें राज्य या सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों की ही आर्थिक भूमिका शामिल होती हैं। इसमें निजी क्षेत्र वैसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है जिनमें अदृश्य आते लाभ की प्रेरणा के अनुकूल वातावरण हो। इस मामले में निजी क्षेत्र के लिए निजी वस्तुओं यानी प्राइवेट कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना बेहतर है। मतलब निजी क्षेत्र के लिए निजी वस्तुओं यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं प्राइवेट गुड्स कैपिटल गुड्स जो हैं उनका उत्पादन करना बेहतर होता है। और ये वस्तुएं एवं सेवाएं जिन्हें हम अपनी आय से खरीद कर उनका उपभोग करते हैं, लेकिन इन वस्तुओं का राज्य द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है। वैसी आर्थिक भूमिकाएं जिन्हें निजी क्षेत्र निभाने को प्रेरित नहीं है, लाभ की अनुपस्थिति के कारण उनका ध्यान राज्य रखता है। इस श्रेणी में लोक वस्तुओं का उत्पादन शामिल है। ये वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका उपभोग तो हम करते हैं लेकिन अपनी आय से नहीं खरीदते हैं, लेकिन इन वस्तुओं को निजी क्षेत्र भी उत्पादित कर सकता है।
राज्य एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक भूमिकाएं सदैव नियत रहेंगी ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि इनमें आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन संभव है। नियमन यथा कानून, प्रतिस्पर्धा, कराधान इत्यादि की जिम्मेदारी राज्य की होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत कभी भी एक अंतिम स्थिति यानी फाइनलिटी नहीं होती हैं, बल्कि आवश्यकतानुरूप सदैव बदलाव को तत्पर रहती हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका हो, इस दीर्घावधिक बहस यानी डिबेट की भी समाप्ति हुई। अब हम समझते हैं वितरण प्रणालियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के साथ साथ वस्तु एवं सेवाओं के वितरण की तीन प्रणालियों का उद्भव हुआ है, जहाँ पूंजीवाद एवं बाजार अर्थव्यवस्था में वितरण बाजार के माध्यम से होता है। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार द्वारा तय मूल्य पर खरीदते हैं। वहीं राज अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार स्वयं ही वितरण का कार्य देखती थी। किसी मौद्रिक भुगतान के बिना और बाजार के किसी सहयोग के बिना वस्तु एवं सेवाएं सरकार से सीधे आम जनता तक पहुंचती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की वितरण प्रणाली भी बाजार एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वितरण प्रणालियों के मिश्रण से बनी है। आम जनों तक कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बाजार द्वारा होती है, वहीं कुछ वस्तुओं और कुछ अन्य चीज़ों की आपूर्ति खुद की जाती है, मुफ्त या छूट पर। वैसे तो विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था के पक्ष में एक आम सहमति उभरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन भविष्य में अभी भी और कुछ भी होना शेष है। आने वाले समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली पर कई समसामयिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा और इसमें बदलाव भी आई। इनमें से कुछ विचारधाराओं पर जो प्रमुख विचारधाराएं हैं जिनका प्रभाव मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पड़ा, उसके बारे में हम संक्षिप्त विवरण ले लेते हैं। जैसे एक है वाशिंगटन सहमति। यह एक आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी जिसे विश्व विकासशील देशों की आर्थिक संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाया गया था। चूँकि तीनों निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित हैं, अतः इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वाशिंगटन सहमति नाम दिया गया। इसके अंतर्गत प्रस्तावित 10 प्रकार के आर्थिक सुधार निम्न प्रकार से थे। पहला, वित्तीय अनुशासन। दूसरा, सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा आधारभूत संरचना। तीसरी है कर सुविधा, सीमांत दरों में कमी और कराधान को बड़ा करना। चौथा है ब्याज दर उदारीकरण। पांचवा, प्रतिस्पर्धापूर्ण विनियम द्वारा। छठा, व्यापार उदारीकरण। सातवां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतः प्रवाह का उदारीकरण। आठवां, निजीकरण। नौवां, विनियमन यानी प्रवेश एवं विकास में बाधाओं को दूर करने के अर्थ में विनियमन समझा। 10वां है संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। तो वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत संरचना। तीसरा, कर सुधार, सीमांत दरों में कमी, कराधान को बढ़ावा करना। ठीक है। ब्याज दर उदारीकरण। पांचवां, प्रतिस्पर्धापूर्ण विनियमन। छठा, व्यापार उदारीकरण। सातवां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंत प्रवाह का उदारीकरण। आठवां, निजीकरण। नौवां, विनियमन। 10वां, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। हालांकि आने वाले समय में ये शब्दावली पूरी दुनिया में नव उदारवाद, लातिन अमेरिका में उदारवादी रूढ़िवाद, जैसा कि 1988 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था। ठीक है, बाजारवादी रूढ़िवाद। हालांकि आने वाले समय में ये शब्दावली जो है पूरी दुनिया में नव उदारवाद, लातिन अमेरिका में नव उदारवाद कहते हैं। ठीक है, बाजार रूढ़िवाद, जैसा कि 1988 में जॉर्ज सोरोस ने बाजार उदारवाद कहा था। यहाँ तक भूमंडलीकरण की भी समानार्थक हो गई। यह ऐसे अति विश्वास और अंधी प्रतिस्पर्धा दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त हुई कि बाजार कैसी भी स्थिति संभाल सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति भिन्न रही। 20वीं सदी के 80 और 90 के दशक के दौरान भी नीतियों की अनुशंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक एवं यूएस ट्रेजरी ने साथ मिलकर करते आ रहे हैं। ये नुस्खे उस समय लैटिन अमेरिका के देशों की वास्तविक समस्याओं के हल के लिए सुझाव थे। बाद में अन्य परिस्थितियों में भी इनके उपयोग की कोशिशों का विरोध उन लोगों ने भी किया जो इसके प्रतिपादक थे। वाशिंगटन सहमति का हवाला देना विशेषकर जॉन विलियमसन के लिए मानव दुर्भाग्यपूर्ण ही लगता रहा है, जो कि इसके जनक रहे हैं। वे कहते हैं कि दुनिया भर में प्रेक्षक ऐसा मानते हैं कि वाशिंगटन सहमति का अभिप्राय ऐसी नव उदारवादी यानी नियो लिबरल नीतियों से हैं जो कि लाचार देशों के ऊपर वाशिंगटन स्थिति
वाशिंगटन स्थित वित्तीय संस्थाओं ने थोपी हैं, जो उनके यहाँ संकट और दुर्दशा का कारण बनी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इस शब्दावली को क्रोध और घृणा के साथ ही उच्चारते हैं। विलियमसन पुनः कहते हैं कि अनेक लोग ये समझते हैं कि जैसे इस सहमति दस्तावेज के बिंदु उन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका विकासशील देशों पर जबरन लादना चाहता है। इसके बदले विलियमसन हमेशा से ये मानते रहे हैं कि अनुशंसाएं अथवा नुस्खे उन सहमतियों का प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं क्योंकि वे सार्वभौमिक हैं। इस योजना में अनेक प्रतिपादकों का विचार यह है कि इनके पीछे कोई सख्त नव उदारवादी एजेंडा नहीं है, जैसा कि मुक्त बाजार के विरोधी समझते हैं या दावा करते हैं, बल्कि उन्हें इसे एक अनुदार मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि एक देश में आर्थिक स्थिरता किस प्रकार की नीतियों से संभव है। लेकिन हुआ यह कि इन नीतियों से उन प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हुई जिन्हें उदारवादी निजीकरण एवं भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसके चलते पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई। उन देशों में ऐसा कहीं अधिक था जो विश्व बैंक से विकास निधि प्राप्त कर रहे थे अथवा जो भुगतान संतुलन संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने जाते रहे थे। जैसा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। यह सब ऐसा था मानो एडम स्मिथ के मुक्त बाजार या मुक्त व्यापार या उदारवाद के विचार का पुनर्जन्म यानी नव उदारवाद हुआ था। वो विशेषज्ञों की राय में वर्ष 2008 में अमेरिकी सब प्राइम संकट और तत्पश्चात आने वाले पश्चिमी देशों के आर्थिक संकट महान रिसेशन की जड़ें वाशिंगटन सहमति में विद्यमान थी। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त रिसेशन के बाद विश्व में वाशिंगटन सहमति में विश्वास घटता चला गया और उसकी जगह अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप का विचार बलवती हुआ, जिससे विकास राज्य यानी डेवलपमेंट स्टेट के विचार में विश्वास बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। अब हम समझते हैं बीजिंग सहमति। चीन के आर्थिक उदय 1980 के दशक के मध्य के पश्चात को लेकर किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस आर्थिक उत्थान के पीछे क्या किसी सोचे समझे विकास का मॉडल रहा है, ये विषय विश्व में बहस का मुद्दा रहा है। इस सिलसिले में अंततः वर्ष 2004 में जोशुआ कूपर रेमो द्वारा बीजिंग सहमति का प्रस्ताव रखा गया, जिसे चीनी आर्थिक विकास मॉडल भी कहा जाता है। इस सहमति मॉडल के अंतर्गत उन आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जिनका अनुसरण डेंग जियोपिंग द्वारा वर्ष 1976 से किया गया। वर्ष 1976 में जो ये हुआ था वो माओ जेडोंग की मृत्यु का वर्ष था। उसके बाद से इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वाशिंगटन सहमति के विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह एक प्रति वाशिंगटन सहमति यानी एंटी वाशिंगटन कंसेंसस। आने वाले समय में इस मॉडल की विविध व्याख्याएं की गई जो सार रूप में निम्न 3 स्तंभों पर आधारित हैं: अनवरत प्रयोग एवं अन्वेषण, दूसरा शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्रमिक सुधार, तीसरा स्वभाग्य निर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना। पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के महान रिसेशन वर्ष 2008 में अमेरिकी सब प्राइम संकट के उपरांत की चपेट में आने के बाद ये मॉडल एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना, क्योंकि इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रही। विशेषज्ञों द्वारा इसे पश्चिम के देशों के स्वच्छंद बाजार दृष्टिकोण जैसे वाशिंगटन सहमति, जिसका आधार वाशिंगटन सहमति था, के एक विकल्प के रूप में देखा गया। विकासशील देशों को क्या चीनी मॉडल को अपनाना चाहिए? यह एक काफ़ी विवादित मुद्दा बना रहा। विशेषज्ञों की राय में चीन के लिए कारगर साबित हुआ ये मॉडल दूसरे देशों में भी कार्य करेगा। इसमें संदेह है कि चीन का आर्थिक निष्पादन भी विजातीय रहा है। इतना ही नहीं, कई विचारकों द्वारा चीन के आर्थिक उदय को बाजार की मृत्यु यानी डेथ ऑफ मार्केट एवं राज्य नेतृत्व वृद्धि का उदय यानी राइज ऑफ स्टेट लेड ग्रोथ की भी संज्ञा दी गई। लेकिन ऐसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि ध्यान रहे कि चीन की सर्वोत्तम आर्थिक निष्पादन की अवधि वहां बाजार के आधिपत्य का काल रहा है। विकासशील देशों में इस मॉडल के प्रति वर्ष 2010 तक दिलचस्पी बढ़ती रही, लेकिन हाल ही में समय में जब चीन की आर्थिक वृद्धि दर में कमी का दौर शुरू हुआ तो विशेषज्ञों द्वारा इसे अपनाने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व के कई देशों का हाल संरक्षणवादी रुख यानी विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और अन्य पश्चिमी देशों ऐसे मॉडल की तरह रुझान होने का प्रतिफल है। अब हम बात करते हैं सैंटियागो सहमति। इसे भी वाशिंगटन सहमति के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसका प्रस्ताव विश्व बैंक समूह के तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स वोल्फेंसोन द्वारा सैंटियागो शहर में रखा
गया विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुझाए गए इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य समावेश यानी इंक्लूजन है, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्वरूपों में सुनिश्चित हो। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल की स्थानीय विशेषता होगी। ये तय है कि इस दृष्टिकोण से इसमें बीजिंग सहमति की तरह इसमें कोई सामाजिक व्यंजनाएँ भी होंगी। इस विकास मॉडल को साकार रूप देने के लिए विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सूचना तकनीक की अपार शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया। विश्व बैंक द्वारा आगे कहा गया कि वैश्वीकरण के द्वारा विश्व में बढ़ती मुक्तता एवं साझेदारी में ज्ञान को विस्तृत करते हुए सभी के लिए इसे उपलब्ध बनाना है। इस दिशा में कार्य करते हुए विश्व बैंक द्वारा ज्ञान बैंक की आंतरिक संरचना का भी विकास दिया गया। विश्व बैंक के इस प्रस्ताव ने विश्व की सरकारों को सामाजिक एवं आर्थिक समावेश पर बल देने की ओर प्रेरित किया। भारत सरकार द्वारा भी इससे प्रेरित होकर वर्ष 2002 में तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई, ताकि आर्थिक सुधारों के लाभ आम लोगों तक पहुंच सकें। पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण, कैपिटलिज्म एज ए टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने पूंजीवाद को एक असफल आर्थिक व्यवस्था साबित किया और फलस्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ 1929 की महान मंदी ने। ठीक वैसे ही इसके बाद वर्षों में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचारधारा का उच्च प्रभाव पड़ता रहा। वाशिंगटन सहमति वर्ष 1985 के उपरांत एक वैश्वीकरण विश्व व्यापार संगठन 1995 के बाद इसमें दो सबसे जीवंत उदाहरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित देशों में व्याप्त महान मंदी, ग्रेट रिसेशन, इन देशों की नीतियों में आए उच्च पूंजीवादी एवं नव उदारवादी रुझान का प्रतिफल है। इस प्रकार अब तक विश्व के पास पूंजीवादी आर्थिक नीतियों के विध्वंसक प्रभावों के दो उदाहरण मौजूद हैं। समयांतराल में एक आम सहमति उभरी है। हालांकि पूंजीवाद एक धारणीय आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसी नीतियां आर्थिक समृद्धि एवं आय को प्रोत्साहित करने में उच्च योगदान कर सकती हैं। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक नीतियों में पूंजीवादी रुझान यानी कि कैपिटलिस्टिक इंक्लिनेशन दिखते हैं, जबकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित प्रणाली की हैं। इन सभी देशों में जहां एक और व्यवसाय अनुकूल यानी कि प्रो बिजनेस नीतियों पर अमल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीब अनुकूल यानी प्रो पुअर नीतियों पर भी बल दिया जा रहा है। भारत में भी वर्ष 2015-16 में संघीय बजट से इस नीतिगत रुझान देखते हैं। इससे तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा स्वीकारा गया। बदली हुई धारणा के अनुसार विशेषज्ञ पूंजीवाद को एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि इस बार वृद्धि समृद्धि यानी ग्रोथ एवं आय को प्रोत्साहित करने के उपकरण यानी टूल के रूप में देख रहे हैं। अब हम समझते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। प्रगति की माप विशेषज्ञों के अनुसार एक चुनौती भरा कार्य रहा है। 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा प्रस्तावित करने के पहले भी आय को किसी देश की प्रगति के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका था। कुजनेट्स द्वारा इस विधि का प्रयोग देश की घरेलू एवं राष्ट्रीय आय को सकल यानी ग्रॉस एवं नेवल यानी नेट रूपों में माप करते हुए चार स्पष्ट अवधारणाओं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी के विकास किया गया। इसकी एक संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है, इसको हम समझना चाहिए। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, निर्यात आयात के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी व्यापार शेष यानी निर्यात आयात के योगफल के द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों का व्यय और देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है, जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है, देश के बाहर बेचा गया है। इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल किए हुए पदों को समझना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य में ग्रॉस यानी कि सकल का मतलब वही है जो गणित में कुल टोटल का मतलब होता है। डोमेस्टिक का मतलब देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि। प्रोडक्ट का मतलब है वस्तु और सेवा, जबकि फाइनल का अर्थ क्या है?
फाइनल का मतलब यह है कि किसी भी उत्पाद में अब वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है। जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न हैं। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि यानी कि ग्रोथ रेट है। उदाहरण के लिए किसी देश की जीडीपी 107 रुपये है, ये बीते साल से 7 रुपये ज़्यादा हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि देश की आय परिणात्मक रूप से बढ़ रही है। दूसरा है ये परिणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों एवं सेवाओं वस्तुओं गुणवत्ता का स्तर पता नहीं चल पाता है। तीसरा है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में यह एक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक यानी इंडिकेटर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF द्वारा विश्व के देशों की उनके इसी सूचकांक के आधार पर रैंकिंग की जाती हैं। पहले इस रैंकिंग में विश्व के देशों की जीडीपी को अमेरिकी डॉलर से संबंधित मुद्रा में प्रचलित यानी कि प्रिवेलिंग विनिमय दर पर शामिल किया जाता था, लेकिन वर्ष 1990 में इसे क्रय शक्ति तुल्यता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तय किया जाने लगा। IMF के नवीनतम आंकड़ों 2022 के अनुसार रुपये के अमेरिकी डॉलर में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है, जबकि क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी। बात करते हैं NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीडीपी है जिसमें NDP वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट यानी कि को घटा दिया जाता है, तो वस्तुतः जीडीपी का शुद्ध रूप यानी नेट फॉर्म है। यानी कि जीडीपी जो होती है उसमें हम अपनी ओर से जो लेबर फर्म वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों को नहीं घटाते हैं, लेकिन जब इनको भी घटा देते हैं तो NDP निकल आती हैं जीडीपी के बाद। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उनके उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी आती है, जिसका मतलब उसके सामान के घिसने यानी कि डिप्रिसिएशन या टूटने फूटने से होता है। घिसावट की दर को सरकार द्वारा निर्धारित करते हैं। भारत में फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है कि इनके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली घिसावट की दर तय होती है। उदाहरण के लिए भारत में रिहायश निवास का सालाना घिसावट 1% है, जबकि बिजली से चलने वाले पंखे के मूल्य में 10% की कमी होती है। अर्थव्यवस्था में घिसावट के प्रयोग का ये तरीका वन वे, दूसरे प्रकार अदर वे में इसका प्रयोग बाह्य क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर में होता है, जब घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के विपरीत मुक्त रूप से प्रभावित यानी फ्रीली होती हैं। विदेशी विनियमन बाजार में अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य से कम होता है तो इसे घरेलू मुद्रा की घिसावट कहते हैं। घरेलू मुद्रा के मूल्य में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित गणना की जाती हैं। NDP बराबर GDP माइनस घिसावट। ऐसे में जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में NDP हमेशा साल की GDP से कम होगा। घिसावट को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन मानव समाज इसे कम से कम करने के लिए तरकीबें निकाल चुका है। NDP की संकल्पना अलग अलग प्रयोग हैं। केवल घरेलू उपयोग के लिए इसका प्रयोग घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, खास समयावधि के दौरान उद्योग और धंधे कारोबार में अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जाता है। इसके अलावा घिसावट की मात्रा कम करने से जुड़े अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन NDP का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? इसकी वजह है दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में या घिसावट की अलग अलग दरें निर्धारित हैं। ये मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मकान में होने वाली घिसावट की दर मान लें और मकान में सीमेंट, ईंट, बालू और लोहे की छड़ का इस्तेमाल होता है। यह माना जाता है कि यह आने वाले 100 साल तक चलेगी, लिहाजा यह घिसावट की दर 1% सालाना होती है। ठीक, 1% होती है। ठीक है, हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसका फैसला तार्किकता के आधार पर ही। उदाहरण के लिए फरवरी 2000 में भारी वाहन ऐसे वाहन जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा चक्के या पहिए हो, उसे भारी वाहन कहते हैं, में घिसावट की दर जो है 20% थी, जिसे 40% कर दिया गया। ऐसे में देश में भारी वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया दर को दोगुना करने के लिए कोई तर्क सही नहीं हो सकता।
मूलतः घिसावट और उसकी दरें भी आधुनिक सरकारों के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए एक हथियार है। मुक्त अर्थव्यवस्था में घिसावट का तीसरी तरह से इस्तेमाल रूप होता है। अर्थव्यवस्था में घिसावट का तीसरी तरह से इस्तेमाल इस रूप में होता है, यानी कि आर्थिक नीतियां बनाने के लिए एक हथियार रूप में है। ठीक, अब बात करते हैं जीएनपी की। किसी अर्थव्यवस्था का सकल यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके जीडीपी में निवेश, विदेशी निवेश से होने वाले आय को, जीडीपी में विदेशी निवेश, विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल किया जाता है। जीडीपी प्लस विदेशी आय, विदेशों से होने वाली आय, तो ये बताइए जीएनपी। इसमें देश की सीमा के बाहर आने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से होने वाली आय में निज प्रेषण जैसे प्राइवेट रेमिटेंस, भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भी भारत में काम करते हैं। इन लोगों के निजी लेन देन से जो आमदनी होती है उसे निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी कहा जाता है। भारत इस मामले में हमेशा फ़ायदे में रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लोग खाड़ी, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में काम करने जाते हैं। विश्व बैंकों के अनुसार वर्ष 2022 में भी भारत निजी प्रेषण के मामले में विश्व का अग्रणी देश रहा है, 2022 में भी। ठीक, 100 अरब अमेरिकी डॉलर, इस मामले में मैक्सिको 60.3 अमेरिकी डॉलर और चीन जो है 51 अरब अमेरिकी डॉलर। 100 अरब अमेरिकी डॉलर, 60.3 अरब अमेरिकी डॉलर, 51 अरब अमेरिकी डॉलर का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा है। ठीक है, तो भारत इस मामले में अग्रणी रहा है, 100 अरब अमेरिकी डॉलर। दूसरा है मैक्सिको 60.3 अमेरिकी डॉलर, तीसरा जो है 51 अरब अमेरिकी डॉलर का स्थान दूसरा, और फिर जो है चाइना जो है तीसरे स्थान पर रहा है। अब हम समझते हैं विदेशी ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। यह विदेशी ऋणों पर ब्याज की राशि के अंतःप्रवाह एवं बहिर्प्रवाह का परिणाम है। भारत की इससे होने वाली आय ऋणात्मक है, क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज इसके द्वारा दिए गए ऐसे कर्ज से अधिक हैं। अब बात करते हैं विदेशी विनियमन अनुदान, एक्सटर्नल ग्रांट्स। इसके अंतर्गत भारत द्वारा भुगतान किए गए एवं दूसरे देशों के लिए अनुदान का जो शेष बैलेंस शामिल किया जाता है। काफ़ी निम्न ही सही, लेकिन भारत को अन्य विदेशी निवेशों क्षेत्रों से अनुदान की प्राप्ति होती है, जैसे यूएनडीपी राष्ट्रों से, जो मूलतः मानवीय आधारों पर दिए जाते हैं। वैश्वीकरण के प्रारंभ के बाद भारत का अनुदान व्यय बढ़ता गया है। यह भारत की राजनयिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उच्च भूमिका अदा करने के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। बहरहाल इन तीनों अलग अलग मदों से होने वाली आमदनी ऋणात्मक हो सकती हैं। भारत के मामले में हमेशा नुकसान वाली स्थिति में होती हैं, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा विदेशी कर्ज हैं और अनुदान की प्राप्ति घटती गई है। इसका मतलब ये है कि भारत को जीएनपी को आकलित करने के लिए जीडीपी में विदेशी निवेश से होने वाली आमदनी से जुड़ने के बजाय घटेगी। अब देखिए, सामान्य फार्मूले के मुताबिक जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशी निवेश से होने वाली आय के बराबर, लेकिन भारत को विदेशों के ऋणात्मक आय प्राप्त होती है, लिहाजा भारत का जीएनपी जो है हमेशा जीडीपी से कमतर होता है। जीएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से हैं, जैसे राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के परिणात्मक परिणाम के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के आंतरिक स्थिति के साथ साथ बाहरी ताकत को भी बताता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न में उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद करता है। ये बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर निर्भर करती हैं और वह दुनिया के देशों पर निर्भर करती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधनों के बारे में, उनकी संख्या, उनसे होने वाले आमदनी के बारे में बताता है। इसके अलावा ये किसी भी अर्थव्यवस्था के दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। दुनिया के देशों से लिए गए ऋण या दूसरे देशों को दिए गए ऋण से पता चलता है। ठीक, इसके अतिरिक्त एनएनपी क्या है? एनएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें गिरावट को घटाने के बाद जो बचती हैं आय, उसको अर्थव्यवस्था का शुद्ध एनएनपी कहा जाता है। जीएनपी जो है, जीएनपी में से गिरावट के बाद घटाने वाली आय जो बचती हैं उसको एनएनपी कहा जाता है। यानी एनएनपी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस गिरावट, या एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों में होने वाली आय माइनस गिरावट।
ठीक। एनएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से है। पहला, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एनआई, और यद्यपि जीडीपी एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के तौर पर नहीं लिखा जाता। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो देश की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती हैं। यहाँ एक मूल बात यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अलग अलग देशों में गिरावट की दरें अलग अलग होती हैं, जिनका उनकी राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वैसे राष्ट्रीय आय आंकलित करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ ने जनवरी 2015 में बेस ईयर और मैथडोलॉजी को संशोधित किया। इसका वर्णन आगे दिया गया है। राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय लागत और मूल्य का ध्यान रखा जाता है। दरअसल लागत और मूल्य इनकी दो श्रेणियां हैं और अर्थव्यवस्था को ये तय करना होता है कि कौन सी लागत और मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए। हमें इस भ्रम और स्थिति की उपयुक्तता को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले लागत क्या होती है समझते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की आय मतलब उसकी कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना या तो कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत यानी कि मार्केट कॉस्ट पर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? कारक लागत मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे कि पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली इत्यादि। इसे फैक्ट्री लागत यानी उत्पादन लागत मूल्य भी कहते हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि निर्माता के जरिए से वस्तु की कीमत है। दूसरी तरफ बाजार लागत वस्तु की कारक लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ यह है कि वह लागत जिस पर वस्तु बाजार में पहुंचती हैं, मतलब शोरूमों में उत्पादक जीएसटी, केंद्र सरकार को सैनिटरी केंद्रीय उत्पादक शुल्क और सीएसटी देते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर करता है। वैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े बाजार लागत यानी मार्केट कॉस्ट पर भी प्रकाशित किए जाते थे, जिनका इस्तेमाल सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी किया करता था। जनवरी 2015 से सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत यानी मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में उत्पादन करों यानी प्रोडक्ट टैक्सेस को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को अपना लेने के बाद इस गणना में काफ़ी सुविधा होगी। मूल्य, आय को दो मूल्य स्थायी कांस्टेंट और चालू करंट से निकाला जा सकता है। स्थायी और इसे चालू मूल्यों में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति के असर का है। स्थायी मूल्य के मामले में मुद्रास्फीति को पहले किसी साल से स्तर माना जाता है जिसे आधार वर्ष कहा जाता है, जबकि वर्तमान मूल्य के लिए इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। दरअसल वर्तमान मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी है, जिसे हम बाजार में बिकने वाली चीज़ों पर अंकित करते हैं। संशोधित विधि, रिवाइज्ड मेथड। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा जनवरी 2015 में राष्ट्रीय लेखा के एक नए और संशोधित आंकड़े जारी किए गए, जिसमें दो परिवर्तन किए गए। पहला, इसके अंतर्गत आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित करके 11-12 कर दिया गया। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी की अनुशंसा के आधार पर किया गया, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर आर्थिक घटकों के आधार पर इसमें संशोधन करने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय लेखा के गणना की कार्यप्रणाली में संशोधित कर राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप राष्ट्रीय लेखा 2008 के उपाय की पूर्ति की गई। इसमें संशोधन में शामिल किए गए प्रमुख फेरबदल निम्नलिखित हैं। जैसे वृद्धि दर को स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी द्वारा मापा जाएगा, तो जीडीपी से वृद्धि दर तय होगी, जिससे इसके बाद जीडीपी के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन है। इससे पूर्व विकास दर को स्थिर मूल्य पर कारक लागत पर जीडीपी में वृद्धि दर की दृष्टि से मापा जाता था। दूसरा, जोड़े गए सकल मूल्य का क्षेत्रवार
ग्रॉस वैल्यू का जो क्षेत्रवार अनुमान है अब कारक लागत के स्थान पर मूल सिद्धांतों पर किया जाएगा। कारक लागत पर जीवीए यानी कि जीवीए मूल कीमतों पर जीवीए और जीडीपी बाजार कीमतों पर जो है उसके बीच का संबंध दिया गया है। मूल कीमतों पर जीवीए बराबर क्या होगा, सीई प्लस ओएस प्लस सीएफसी माइनस उत्पाद कर, इसमें उत्पाद कर चलो जोड़ना भूल गए, प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद छूट, तो सीई प्लस ओएस प्लस सीएफसी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद छूट, सीई ओएस सीएफसी इनको जोड़ना है, उत्पाद कर भी जोड़ना साथ में और उत्पाद छूट घटानी है। अब इसमें हम बात करें कारक लागत पर जीवीए। जीवीए मूल कीमतों पर जीवीए माइनस कारक लागत पर जीवीए जो है क्या, मूल कीमतों पर जीवीए माइनस उत्पाद कर प्लस उत्पाद छूट, इसको हम कहते हैं कारक लागत जीवीए। अब हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का कीमतों पर जीवीए मूल कीमतों पर जीवीए प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी, या सीई कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, ओएस और परिचालन अवशेष यानी कि एमआई मिश्रित आय, और सीएफसी अचल मूर्ति का उपभोग अचल पूंजी का उपभोग करता है। उत्पादन करों या उत्पादन सब्सिडियों का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पादन से संबंधित होती हैं। ये वास्तविक उत्पादन के परिणाम पर आश्रित नहीं होते। उत्पादन करों के कुछ उदाहरण भू राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क और व्यावसायिक कर हैं। कुछ उत्पादन सब्सिडी, रेलवे को सब्सिडी, किसानों को वस्तुगत सब्सिडी, गांवों और लघु उद्योगों को सब्सिडी, नियमों या सहकारी समितियों को प्रशासनिक सब्सिडी आदि। इसके अलावा उत्पादन करों या सब्सिडी का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पाद के 10 यूनिट पर होती है। उत्पाद करों के कुछ उदाहरण उत्पादन कर, बिक्री कर, सेवा कर और आयात निर्यात शुल्क हैं। उत्पाद सब्सिडी में खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी, किसानों को बैंकों के जरिए प्रदत्त ब्याज सब्सिडी। इसके अलावा परिवारों की बीमा कराने के लिए कम दरों पर प्रदत्त सब्सिडी शामिल हैं। इसके अंतर्गत संशोधित विधि रिवाइज्ड मेथड फिर पढ़ें। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनवरी 2015 में राष्ट्रीय लेखा के नए एवं संशोधित आंकड़े जारी किए गए, जिनमें 2 परिवर्तन किए गए। तो राष्ट्रीय लेखा के नए और संशोधित आंकड़े जारी किए, इसमें 2 परिवर्तन किया गया। पहला ये कि 2004-5 के जो आधार वर्ष है उसको 2011-12 आधार वर्ष बना दिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की अनुशंसा के आधार पर किया गया। ऐसा आधार वर्ष 2004-5 की बजाय आधार वर्ष 2011-12 को बना दिया गया, और ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया, जिनमें 5 वर्ष पर सभी आर्थिक घटकों के आधार वर्ष को संशोधित करने की सलाह दी गई। दूसरा, इसमें राष्ट्रीय लेखा के गणना की कार्यप्रणाली में संशोधन करके अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप राष्ट्रीय लेखा 2008 के उपाय की पूर्ति की गई। इस संशोधन में शामिल की गई प्रमुख फेरबदल निम्नलिखित जैसे वृद्धि दर को स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी द्वारा मापा जाएगा। इसके बाद जीडीपी के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन है। इससे पूर्व विकास को स्थिर मूल्यों पर लागत कारक पर जीडीपी में वृद्धि दर की दृष्टि से मापा जाता था। दूसरा, जोड़े गए सकल मूल्य का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाएगा। कारक लागत पर जीवीए मूल कीमतों पर जीवीए और जीडीपी के बीच मूल लागतों पर जीडीपी के बीच संबंध दिया गया है। मूल कीमतों पर जीवीए जो है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। जीवीए बराबर सीई प्लस ओएस यानी कि और सीएफसी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद छूट। जीवीए कारक लागत पर जीवीए की कैसे गणना की जाती है। मूल कीमतों पर जीवीए माइनस उत्पादन कर प्लस उत्पादन छूट। इसके बाद जीडीपी की बात करें तो मूल कीमतों पर जीवीए माइनस प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। सीई का यहाँ अर्थ क्या है, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, ठीक है। और ओएस का मतलब क्या है, ओएस का मतलब है परिचालन अधिशेष, या इसको ओएस को हम
MI भी कह सकते हैं, तो OS को MI भी कह सकते हैं। तो MI के लिए जो यहाँ पर शब्द है वो है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। और एक अलावा शब्द आया CFC, इसका मतलब है अंचल पूंजी का उपभोग। उत्पादन करों या उत्पादन सब्सिडियों का भुगतान इनकी प्राप्ति उत्पादन से संबंधित होती हैं और ये वास्तविक उत्पादन के परिणाम पर आश्रित नहीं होते। उत्पादन करों के कुछ उदाहरण भू राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क तथा व्यावसायिक कर हैं। कुछ उत्पादन सब्सिडी रेलवे को सब्सिडी, किसानों को वस्तुगत सब्सिडी, गाँवों के लघु उत्पादों को सब्सिडी, निगमों या सहकारी समितियों को प्रशासनिक सब्सिडी। उत्पादन करों या सब्सिडी के भुगतान इनकी प्राप्ति उत्पादन के प्रति यूनिट पर होती हैं। उत्पादन करों के कुछ उदाहरण उत्पादन कर, बिक्री कर, सेवा कर, आयात निर्यात शुल्क इत्यादि हैं। उत्पाद सब्सिडी में खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी, किसानों उत्पाद सब्सिडी जो इसमें खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी, किसानों को बैंकों के जरिए प्रदत्त ब्याज सब्सिडी, परिवारों को बीमा कराने के लिए कम दरों पर प्रदत्त सब्सिडी इसमें शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की ई अधिशासन पहल MCA 2021 के अंतर्गत। इसमें यथादर्ज कंपनियों के वार्षिक लेखाओं के समावेशन से विनिर्माण और सेवा दोनों ही कॉरपोरेट क्षेत्र की व्यापक कवरेज। विनिर्माण कंपनियों के MCA 21 डेटाबेस के उपयोग से इन कंपनियों द्वारा विनिर्माण से भिन्न किए गए कार्यों का हिसाब किताब रखने की मदद मिली है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति या विनियमन बोर्ड यानी सेबी, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजों, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंडों और पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA सहित विनियामक निकायों के लेखाओं के सूचना के समावेश से वित्तीय क्षेत्र को व्यापक सुरक्षा कवरेज मिला है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी, स्टॉक ब्रोकर, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, आस्ति प्रबंधन कंपनियां, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और पेंशन निधि एवं विनियामक विकास प्राधिकरण यानी PFRDA और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA सहित विनियामक निकायों के लेखाओं से सूचना के समावेशन से वित्तीय क्षेत्र को व्यापक सुधार कवरेज। इसके अलावा पांचवा है स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं के कार्यकलाप, जिनमें इन संस्थाओं को प्रदत्त लगभग 60% अनुदान अंतरण राशियां शामिल हैं की संवर्धित कवरेज। अब समझते हैं GVA और GDP की तुलना। आर्थिक वृद्धि का अनुमान दो प्रमुख विधियों मांग पक्ष एवं आपूर्ति पक्ष द्वारा लगाया जाता है। आपूर्ति विधि के अंतर्गत विविध आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र द्वारा किए गए मूल्य वर्धन यानी वैल्यू एडिशन को जोड़कर सकल वर्धित मूल्य यानी GVA का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा सभी आर्थिक घटकों द्वारा अर्जित आय का अनुमान प्राप्त होता है। दूसरी तरफ मांग विधि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्ययों यानी एक्सपेंडिचर को जोड़कर की जाती हैं। मोटे तौर पर किसी अर्थव्यवस्था में व्यय के 4 स्रोत हैं: निजी उपभोग, व्यक्तियों एवं गृहस्थी, सरकारी व्यय, व्यवसाय जगत का व्यय तथा निवल निर्यात यानी व्यापार शेष। इसके अंतर्गत सरकारों की कर एवं छूटों के व्यय को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार GDP का अनुमान GVA में निवल करों तथा सकल कर प्राप्ति से सकल छूटों को घटाकर को जोड़कर लगाया जाता है। जहां GDP तुलनात्मक अध्ययनों के लिए एक बहुत उपयोगी अवधारणा है अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए, वहाँ GVA के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना बेहतर होता है। तो GDP के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है और GVA के माध्यम से उसके विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रकों की आपस में तुलना की जाती है। GVA विशेषकर तब काफ़ी उपयोगी अवधारणा बन जाती है जब अर्थव्यवस्था तिमाही वृद्धि दर का अनुमान लगाना हो। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रकों की GVA के संकलन द्वारा GDP का अनुमान लगाया जाता है। अब हम समझते हैं निश्चित आधार से श्रृंखला आधार विधियाँ, फिक्स्ड बेस टू चेन बेस्ड मेथड। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में GDP के आकलन के लिए निश्चित आधार विधि की जगह श्रृंखला आधार विधि को उपयोग में लाने का विचार किया जा रहा है। इस नई विधि में किसी वर्ष के GDP की तुलना में आधार वर्ष यानी बेस ईयर की जगह पिछले वर्ष की जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की गतिजता का आधार वर्ष, जिसका संशोधन आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, की तुलना में पहले से बेहतर अनुमान प्राप्त हो सकेगा। नई विधि कई दृष्टिकोणों से बेहतर है। आमतौर पर निश्चित आधार पर विधि में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों यथा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं के सूचकांक में दिए गए भारों यानी वेट्स में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आने के बाद में परिवर्तन नहीं आता है। साथ ही
इस विधि के अंतर्गत मूल्यों एवं मांग में आने वाले बदलावों को भी शामिल नहीं किया जाता। दूसरी तरफ श्रृंखला के आधार पर विधि में आर्थिक गतिविधियों के सूचकांकों में भारी वार्षिक स्तर पर परिवर्तन आता है, जिस कारण इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में होने वाला संरचनात्मक बदलावों को जल्दी शामिल करना संभव हो पाता है। नई विधि कई दृष्टिकोणों से बेहतर हैं। उदाहरण के तौर पर निश्चित आधार विधि में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों यथा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के सूचकांक में दिए गए भारी सूचकांकों में दिए गए भार जो हैं उनमें अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भार में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं आता। साथ ही इस विधि के अंतर्गत मूल्यों एवं मांग में आने वाले बदलावों में भी बदलावों को भी शामिल किया जा सकता है। मांग में आने वाले बदलावों को भी शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ श्रृंखला आधार विधि में आर्थिक गतिविधियों के सूचकांक भारों में वार्षिक स्तर पर परिवर्तन आता है, ठीक है, जिस कारण इसके बाद अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलावों को जल्दी शामिल करना संभव हो पाता है। उदाहरण के तौर पर नई विधि के माध्यम से भारत की गिग अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को द्रुत गति से शामिल करके इसकी गतिजता को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियां आती हैं, जिनमें श्रमिकों का आवागमन भी लचीला होता है। नई विधि पुरानी विधि की तुलना में कई तरह से बेहतर होगी। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलावों को बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके सूचकांक में नई आर्थिक गतिविधियों को प्रत्येक वर्ष में जोड़ा जाता है। भारत अभी भी वर्ष 2011 से 12 को आधार वर्ष मानता है, उसके संशोधन भी अभी विलंब हो रहा है। नई विधि में नए घटकों को हर वर्ष जोड़ा जा सकेगा, जो अभी प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर संभव है, जिसमें व्यवहारिक तौर पर 7 से 8 वर्ष भी लगते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़े आंकड़ों की विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था से तुलना करने में सुविधा होगी और तुलनात्मक अध्ययन में उच्च वस्तुपूर्वकता आएगी। नई विधि को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहार माना जाता है। आज की वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था में निवेश एवं व्यापार की गतिविधियों के निर्णय में इन तुलनात्मक आंकड़ों की निर्णायक भूमिका है। माना जाता है कि नई विधि को अपनाने से भारत में चल रही राष्ट्रीय आय के आंकड़े से जुड़ी बहस की भी समाप्ति होगी। आर्थिक सांख्यिकी की स्थायी समिति, अब हम समझेंगे आर्थिक सांख्यिकी यानी कि स्टैंडर्ड कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में आर्थिक आंकड़ों के संकलन से जुड़ी एक आर्थिक सांख्यिकी स्थायी समिति की स्थापना की गई। भारत के भूतपूर्व मुख्य सांख्यिकीविद की अध्यक्षता में गठित इस 28 सदस्यीय समिति में संयुक्त राष्ट्र, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट इत्यादि से जुड़े सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके कुछ सदस्य भारत के विश्वविद्यालयों एवं अग्रणी संस्थानों के अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकीविद भी हैं। वृहद अधिदेश मैंडेट प्राप्त इस समिति को अर्थ जगत से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की छानबीन का कार्य सौंपा गया है, यथा सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS, इसके अलावा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, इसके अलावा सेवा क्षेत्र उपक्रमों का वार्षिक सर्वेक्षण, इसके अलावा वार्षिक असंगठित क्षेत्र उपक्रमक सर्वेक्षण, इसके अलावा समय उपयोग सर्वेक्षण, इसके अलावा सेवा उत्पादन सूचकांक, इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आर्थिक जनगणना तथा अन्य आर्थिक सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी। अब हम बात करते हैं, देखिए, श्रम, उद्योग, सेवाओं इत्यादि पर गठित समितियों के निर्देशों को इस नई स्थायी समिति के समाहित भी कर दिया गया है। विशेषज्ञों की राय में सरकार द्वारा इस समिति की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड यानी कि SDDS का पालन नहीं कर पाने के कारण की गई है। जैसा कि ज्ञात है, वर्ष 2015 से ही कई विशेषज्ञों द्वारा भारत के सरकारी आंकड़ों की मानकता और उसके विलंब से प्रकाशन की आलोचना भी की जाती रही है। अब हम बात करते हैं IMF की SDDS। IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की SDDS क्या है? सदस्य देशों के आर्थिक आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय बाजार के भागीदार देशों की इन आंकड़ों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से IMF द्वारा वर्ष 1996 में SDDS की शुरुआत की गई। 1996 में इस मानक के अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखा उत्पादन सूचकांक को रोजगार में केंद्र सरकार के परिचालन सहित 20 से अधिक आंकड़ों को शामिल किया गया है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक आंकड़ों में इस मानक
से निम्न 3 प्रकार के विचलन पाए गए हैं। भारत पहला प्रचार जो है वह आंकड़ा प्रसार में विलंब। दूसरा, आंकड़ों की श्रेणी की एडवांस रिलीज कैलेंडर यानी कि ARC में शामिल नहीं किया जाना। इसके अलावा एडवांस रिलीज कैलेंडर, इसके अलावा किसी विशेष अवधि के आंकड़े प्रसार हेतु उपलब्ध नहीं करना। IMF द्वारा इस रिपोर्ट में भारत के आंकड़ों से जुड़े विचलन को स्वीकारते हुए एक गैर गंभीर यानी नॉन सीरियस विचलन बताया है। हालांकि विशेषज्ञों की राय में विचलन आंकड़ों के प्रसार यानी कि डिससेमिनेशन के प्रति आई उदासीनता यानी कि इनडिफरेंस की वजह से हुआ है। अब हम समझेंगे 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए आय के अनुमान, इनकम एस्टिमेट फॉर 2022-23। 2022-23 के लिए भारत के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान से जुड़े प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं, जिनकी पिछले वर्ष 2021-22 के अस्थायी अनुमानों से तुलना की गई है। वास्तविक GDP, स्थायी मूल्यों पर GDP के 157.60 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, जो 2021-22 में 157.60 लाख करोड़ रुपए से 147.3 लाख करोड़ रुपए रहा। ठीक। वास्तविक वृद्धि दर के वर्ष 2021-22 के लगभग 8.7% की तुलना से घटकर 7% रहने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं सांकेतिक यानी कि नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP के 273.08 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 21-22 में 236.65 लाख करोड़ रुपए रहा। अर्थात चालू मूल्यों पर GDP को कहते हैं सांकेतिक GDP। सांकेतिक वृद्धि दर के वर्ष 2021-22 के 19.5% से घटकर 15.4% रहने का अनुमान है। बात करते हैं सकल मूल्य वर्धन यानी GVA के मूल्यों की कीमत, सकल मूल्य वर्धन। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की मूल्य कीमतों में बेसिस प्राइस पर जो चालू मूल्यों पर 247.26 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, जो 2021-22 में 213.49 लाख करोड़ रुपये रहा था, जिसके 15.8% अधिक रहा है। 213.49 लाख करोड़ से 247.26 लाख करोड़ रुपए। बात करते हैं GVA सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन की मूल्य कीमतों यानी बेसिस प्राइस पर स्थिर मूल्य पर 145 ये तो चालू मूल्य पर 247 थी, उससे कुछ ऊपर थी लाख करोड़ में, जबकि स्थिर मूल्य पर 145.18 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2021-22 में 136.05 लाख करोड़ रुपये रहा, 6.7% अधिक रहा है इस बार। नेवल कर देखें तो कर राजस्व छूटें इसमें शामिल होती हैं। नेवल कर के 25.81 लाख करोड़ रुपए का होने अनुमान है, जो 2021-22 में 23.15 था, इसमें 11.5% की वृद्धि देखी गई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो NNP यानी कि प्रति व्यक्ति आय ANP पर स्थायी मूल्यों पर 96,552 रुपये होने का अनुमान है, जो 21-22 में 91,481 रुपये था, उसमें 5.6% की वृद्धि देखी गई है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ये तो NNP पर थी। NNP पर चालू मूल्य स्थायी मूल्यों पर तो 96,552, 21-22 में 91,481 थी स्थायी मूल्यों पर। ठीक है। चालू मूल्यों में 1,70,620 ये इस समय चालू मूल्य पर है, और 2021-22 में ये 1,50,007 1,50,007 रुपये रहा, 13.7% इस बार ज़्यादा रहा है। पिछली बार चालू मूल्य पर 1,50,007 था, इस बार 1,70,620 है। आगे का रास्ता, वे ऑफ फॉरवर्ड। कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 3 वर्षों से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित आर्थिक गतिरोध का सामना करती रही है, और भारत इसका अपवाद नहीं रहा है। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन से बेहतर रहने की संभावना है। वैसे कोरोना वायरस से जुड़ी नाइटियन अनिश्चितता भी बनी हुई है, साथ ही संकटपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति और वैश्विक स्तरीय उच्च मुद्रास्फीति इस दिशा में अवरोधक भी है। आशा की जाती है कि सरकार द्वारा अपनाई गई एजाइल नीति दृष्टिकोण पहले की तरह आगे भी सामाजिक एवं आर्थिक चिंताओं का ध्यान रखने में सफल रहेगी। आर्थिक पुनरुद्धार के लिए संघीय बजट 2023-24 में पुनः द्वैध नीति पर बल दिया गया है, जहां एक और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रभावी संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है। धन्यवाद।